तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दीपाली बिस्ट और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट, ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स। ये चैप्टर के आगे वाले पार्ट्स भी मैंने पढ़ा दिए हैं और वो अपलोड हो चुके हैं, आप उन्हें जाके देख सकते हैं। और इस चैप्टर के सारे नोट्स मेरी इंस्टाग्राम ID WeTogether26 पे आपको मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम ID का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंशिएंट अथॉरिटी। अभी तक हमने पढ़ लिया कि वहाँ पे सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर होता था, स्ट्रेटजीज उनकी क्या क्या थी फूड गैदर करने की और कहाँ कहाँ से उनके सोर्सेज थे, क्राफ्ट प्रोडक्शन किस तरह से करते थे। अब हमें पढ़ना है एंशिएंट अथॉरिटी के बारे में कि क्या वहाँ पे कोई राजा, रूलर या कोई भी ऐसी कम्युनिटी थी जो वहाँ राज किया करती थी। ठीक है। डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स रिलेटेड टू सेंट्रल अथॉरिटी। अब कई सारी ना अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स हैं, अलग अलग व्यूज हैं लोगों के, आर्कियोलॉजिस्ट के सेंट्रल अथॉरिटी के बारे में कि कौन कंट्रोल करता था पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन के ऊपर। तीन मेजर व्यूज है और एक एक्स्ट्रा पॉइंट है। तीन मेजर व्यूज क्या है वो अब हम पढ़ते हैं। नो रूलर इन हड़प्पा एंड एवरीवन एंजॉयड इक्वल स्टेटस। पहला व्यू ये माना गया आर्कियोलॉजिस्ट का कि कोई भी अलग से रूलर नहीं था हड़प्पा में, कोई भी रूलर था ही नहीं, कोई राजा था ही नहीं, शासक नहीं था। सब क्या थे, सब इक्वल स्टेटस इंजॉय करते थे, जिसका जो मन करता था वो करते थे। एक तरह से कोई भी मोनार्की या कोई रूल नहीं था। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट व्यू है। सेकंड व्यू क्या था, नो सिंगल रूलर बट सेवरल रूलर्स। दूसरा व्यू ये था कि एक रूलर नहीं है, कई सारे सेवरल रूलर्स है, कई सारे रूलर्स है, कई सारे राजा हैं जो एक साथ रूल करते हैं। मोहनजोदाड़ो हैड सेपरेट रूलर एंड हड़प्पा हैड सेपरेट आल्सो। कि मतलब जैसे हमारे यहाँ 28 स्टेट है, इंडिया है पूरा, तो 28 स्टेट के 28 अलग राजा होंगे, ऐसे ये मान लिया जाए। तो उस टाइम पे क्या माना गया था कि मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, चंदहुल्लो, लोथल, धोलावीरा, इन सब के अलग अलग क्या है, अपने अपने राजा हैं। तो ये दूसरा व्यू था हमारा। तीसरा व्यू क्या था, देयर वॉज सिंगल स्टेट, कि एक ही स्टेट है, कोई भी हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, इन सबको अलग अलग नहीं माना गया है, ये पूरा मिला के एक ही स्टेट है, एक ही जगह है पूरी। ठीक है। दिस थ्योरी बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी ऑफ आर्टिफैक्ट्स, प्लांट सेटलमेंट, यूनिफॉर्म ब्रिक साइज। अब ये थ्योरी क्यों दी गई है, ये इसलिए दी गई है कि उन्होंने बोला है कि एक ही स्टेट है तो एक ही रूलर है, अकेला रूलर है यहाँ जो रूल करता है सब सारी जगहों पे। ठीक है, चाहे वो कोई भी हो। अब ये स्टेटमेंट क्यों दी गई है, क्योंकि यहाँ पे ना कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से, जिन्होंने एविडेंट किया है, जिन्होंने प्रूफ किया है कि एक ही रूलर होगा। क्योंकि यहाँ पे कई सारी सिमिलैरिटीज मिली है अलग अलग जगहों पे। जैसे ब्रिक का जो साइज होता था वो जहाँ कहीं पे भी मिला है हमें, जैसे मोहनजोदाड़ो में मिला है, लोथल में मिला है, धोलावीरा में मिला है, हड़प्पा में मिला है, सबका सेम ही साइज है ब्रिक का। ठीक है। जो परमानेंट सेटलमेंट है, जो सेटलमेंट्स बसाई गई थी, वो सारी सेटलमेंट भी एक ही तरीके से बसाई गई थी, उनका जो टाइप था वो भी एक ही जैसा था। नेक्स्ट वन क्या है, आर्टिफैक्ट्स, जो ऑब्जेक्ट्स मिले हमें वो भी काफी सिमिलर मिले हैं, काफी सेम टाइप के मिले हैं। तो इससे भी पता लगाया जा सकता है कि एक ही रूलर रहा होगा जिसके कहने पे सारा काम होता था, इसलिए कई सारी सिमिलैरिटीज हमें अलग अलग जगहों से मिली है। ठीक है, तो ये था हमारा तीसरा व्यू। फोर्थ ओपिनियन क्या है, बीइंग मोर पॉसिबल एज फोर्थ ओपिनियन बीइंग मोर पॉसिबल एज इट इज डाउटफुल दैट सच कॉम्प्लेक्स डिसीजन टेकन कलेक्टिवली बाय एंटायर कम्युनिटी। ऐसा माना जाता है ना कि जो हमारा थर्ड व्यू है, फोर्थ ओपिनियन इज बीइंग दैट थर्ड इज चौथा ओपिनियन हमारा ये है, चौथी बात ये मानी गई है कि जो हमारा तीसरा पॉइंट है कि एक सिंगल रूलर रहा होगा, ये सबसे ज्यादा पॉसिबल लगता है। ये लगता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, ये दोनों पॉसिबल नहीं लगते हैं। अब ये पॉसिबल क्यों लगता है, ये पॉसिबल इसलिए लगता है क्योंकि इतनी सारी सिमिलर चीजें मिली हैं और इस टाइम पे ऐसे ऐसे डिसीजन लिए गए हैं, इतने कॉम्प्लेक्स इतने खतरनाक डिसीजन, कि अगर कोई कम्युनिटी होती या बहुत सारे लोग एक साथ राज कर रहे होते तो क्या होता, सबके अलग अलग अपने अपने विचार होते, तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता और इतना हमें जो अच्छा वो मिला है, एक तरह से इतने सारे एविडेंसेस मिले, वो सारे झूठे साबित हो जाते। तो इन एविडेंसेस के बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं कि वहाँ पे कोई एक ही स्टेट या एक ही रूलर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंड ऑफ सिविलाइजेशन, कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का अंत कैसे हुआ, एंड कैसे हुआ। बाय 1800 BCE मोस्ट ऑफ मैच्योर हड़प्पा एबेंडेंट मतलब होता है त्याग देना। तो
1800 बीसी आते आते, हमें पता है 1900 के बाद खत्म हो गया था, तो 1800 आते आते क्या हुआ था, ज़्यादा से ज़्यादा हड़प्पा क्या था, खत्म हो गया था, धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होता जा रहा था, डिस्ट्रक्ट होता जा रहा था। ठीक है। एक्सपेंशन एंड माइग्रेशन ऑफ पीपल, गुजरात, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी एटसेट्रा। क्या कर रहे थे लोग, वहाँ के जो हड़प्पा के लोग थे वो माइग्रेट कर रहे थे, जितनी ज़्यादा उनकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी तो वो उस एरिया को छोड़ते जा रहे थे और कहीं और दूसरे एरिया में मूव करते जा रहे थे। किन एरियाज में मूव कर रहे थे वो, गुजरात के एरियाज में, हरियाणा के और वेस्टर्न यूपी के। ठीक है, कौन, हमारे हड़प्पन पीपल। आफ्टर 1900 BC ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल कल्चर टुक प्लेस। अब 1900 BC की बात क्या हुआ, मटेरियल कल्चर मतलब उनके कल्चर में भी परिवर्तन आने लग गया, चीज़ों में परिवर्तन आने लग गया। क्या परिवर्तन आया, डिसअपीयरेंस ऑफ वेट, जो वेट था उनका, जो वेट सिस्टम पूरा चलता था ना, बाइनरी वाला और डेसिमल वाला, वो पूरी तरह से खराब हो गया, वैनिश हो गया, खत्म हो गया। सील्स भी गायब होने लग गई उनकी, धीरे धीरे कम मात्रा में बनने लग गई। डिस्टेंट ट्रेड भी उनका दूसरे जगहों से या अपने ही सब कॉन्टिनेंट के अंदर खत्म होने लग गया, काफ़ी ज़्यादा कम मात्रा में होने लग गया। हाउसेस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन वैनिस्ड। अब उनका जो क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था ना, कि उन्होंने इतनी सारी सेटलमेंट बसा रखी थी, अलग अलग तरीके से क्राफ्ट प्रोडक्शन करते थे, अब क्या था, वो भी खत्म होने लग गया था, वो भी वैनिश होने लग गया था। अब ये लोग उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दिया करते थे, तो एक तरह से क्या होता है, डाउनफॉल होता जा रहा था इस सिविलाइजेशन का धीरे धीरे। इंडिकेट अ रूरल वे ऑफ लाइफ नेम्ड लेटर हड़प्पन। अब क्या हुआ, जब ये सिविलाइजेशन खत्म हो रही थी तो इसने एक नई सिविलाइजेशन को, मतलब या फिर एक नए टाइम पीरियड को जन्म दिया। वो टाइम पीरियड क्या था, लेट हड़प्पन, मतलब हड़प्पा के लोगों के बाद, लेट हड़प्पन। ठीक है। अदर रीजन, कई सारे ना अदर रीजंस और भी रीजन बताए जाते हैं हड़प्पा के डिस्ट्रॉय होने के पीछे या उसके गायब होने के पीछे, जैसे कि क्लाइमेटिक रीजन, ये मे भी हो सकते हैं, कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि यही रीजंस होंगे, बट ये मे भी हो सकते हैं। जैसे कि क्लाइमेटिक चेंज, क्लाइमेट में चेंज आ गया होगा। दूसरा, डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों की इतनी कटाई की गई होगी जिस वजह से क्या हो गया, वहाँ पे उनका रहना बेकार होता गया और धीरे धीरे वो लोग वहाँ से चले गए। एक्सेसिव फ्लड आ गई होगी, बाढ़ आ गई होगी, जिस वजह से सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय हो गई, खत्म हो गई। ड्राइंग ऑफ रिवर्स, या फिर नदियाँ सूख गई होंगी। इन्वेजन बाय आर्यंस, आर्यंस कौन थे, जो हमारे दूसरी जगह से आए हुए थे, उन्होंने हड़प्पा के लोगों पर अटैक कर दिया और उन्हें वहाँ से भगा दिया, ये भी माना जाता है एक रीजन। एविडेंसेस ऑफ एब्सेंस ऑफ डिस्टिंक्टिव आर्ट फैक्ट लाइक सील्स, पॉटरी एटसेट्रा। कई सारे ऐसे भी एविडेंस मिले, जैसे कि सील्स गायब होगी, पॉटरी गायब होगी, वो जो आर्टिफैक्ट्स बनाते थे वो सब गायब होने लग गए। तो मे भी ये एक रीज़न हो सकता है कि मटेरियल कल्चर खत्म होता जा रहा था धीरे धीरे, इस वजह से जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो भी खत्म हो गई। तो ये थे हमारे पॉइंट, जिससे पता चलता है कि एंड ऑफ सिविलाइजेशन किस तरीके से हुआ। तो यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट होता है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ हड़प्पा। किस तरह से जो हड़प्पा है उसकी डिस्कवरी की गई थी। ठीक है, तो इसमें हमारे ना कई सारे आर्कियोलॉजिस्ट आए जिन्होंने हड़प्पा के डिस्कवरी के लिए काम किया। उसमें से हमारे सबसे पहले थे कनिंघम एंड हिज कंफ्यूजन्स। अब कनिंघम ने क्या किया, उनके क्या क्या कंफ्यूजन्स थे, उनके क्या क्या आइडियाज थे हड़प्पा को लेके, उस बारे में पढ़ने वाले। फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई के सबसे पहले डायरेक्टर जनरल जो बने हमारे वो थे लॉर्ड कनिंघम। ठीक है, एएसआई क्या है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो पूरा सर्वे करता है ना हिस्ट्री का, पास्ट के बारे में जो जानते हैं, तो वो सारे क्या है वो है हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, तो उसके जो पहले डायरेक्टर जनरल थे वो कौन थे, हमारे लॉर्ड कनिंघम। नोन एज फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, इंडियन आर्कियोलॉजी का जनक भी नहीं कहा जाता है, फादर भी नहीं कहा जाता है। बिगिन एक्सकवेशन इन मिड 19th सेंचुरी, इन्होंने हड़प्पा की खोज कब से शुरू करी, मिड 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के बीच से, मतलब 1850 से। ठीक है, मेन इंटरेस्ट, इनका मेन इंटरेस्ट किस में था, आर्कियोलॉजी ऑफ अर्ली हिस्ट्री फ्रॉम 6th सेंचुरी BCE टू 4th सेंचुरी CE एंड लेटर पीरियड्स। इनका जो मेन इंटरेस्ट था वो था किस चीज़ की आर्कियोलॉजी, मतलब किस चीज़ की खोज करने में, 6th सेंचुरी BCE से 4th सेंचुरी CE तक लेकर इतने टाइम पीरियड के बीच में जो चीज़ें घटी हैं उसके बारे में खोज करने का इनका सबसे ज़्यादा मेन इंटरेस्ट था। ही यूज अकाउंट्स ऑफ चाइनीज पिलग्रिम्स विजिटेड सब कॉन्टिनेंट बिटवीन 4th and 7th सेंचुरी CE। इन्होंने क्या किया, इन्होंने आगे खोज करने के लिए, हड़प्पा के बारे में जानने के लिए और चीज़ों के बारे में जानने के लिए 4th सेंचुरी CE और 7th सेंचुरी CE इन दोनों टाइम पीरियड में
जो भी चाइनीज पिलग्रिम्स आए थे हमारे चाइना से, उनकी क्या करी, उनके जितने भी उनके अकाउंट्स थे उन्होंने अकाउंट छोड़ दिए थे जो वो लिख के गए थे। जैसे कि हमारे फाइयान आए थे और वानसांग आए थे, तो उन दोनों ने जो भी हमारे वो जो भी अकाउंट्स छोड़ दिए थे जो वो लिख के गए थे उसको स्टडी किया इन्होंने, उनको कलेक्ट किया इन्होंने, ठीक है। कलेक्टेड, ट्रांसलेटेड एंड डॉक्यूमेंटेड इंस्क्रिप्शन ड्यूरिंग सर्वेज। इनको अपने सर्वे के दौरान जितने भी डॉक्यूमेंट्स मिले, इंस्क्रिप्शंस मिले, उन्होंने क्या किया, सारे कलेक्ट कर लिए, उन्हें ट्रांसलेट किया, उन्हें समझने की कोशिश की। हड़प्पा डू नॉट फिट इन हिज एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जब इन्होंने हड़प्पा को इन्वेस्टिगेट किया तो कई सारी वहाँ पे ऐसी चीज़ें थी ना जो इनकी इन्वेस्टिगेशन का ना एक तरह से उसको कोई मोड़ नहीं दे पा रही थी सही से, उसके बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही थी, कोई लीड नहीं मिल पा रही थी। आर्टिफैक्ट फाउंड, यहाँ हड़प्पन आर्टिफैक्ट आएगा। हड़प्पन आर्टिफैक्ट फाउंड ड्यूरिंग 19th सेंचुरी रीच टू हिम। अब कई सारे ना हड़प्पा में आर्टिफैक्ट ऑब्जेक्ट्स मिले थे जो इन तक पहुंचे, पर क्या हुआ, क्या बेकार बात हुई इनके साथ कि रीच टू हिम बट ही डिडंट रियलाइज इट्स इंपॉर्टेंस। इन्हें उसकी इंपॉर्टेंस कभी पता ही नहीं चली। क्यों? क्योंकि हड़प्पा को जानने में इनको कोई इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, इनको कोई ऐसी लीड नहीं मिल रही थी जिससे हड़प्पा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सके, तो उसकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं थी क्योंकि इन्हें समझ नहीं आई, वो आर्टिफैक्ट्स इन्हें उसकी इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आई, वो कितने ज़रूरी हैं उसका रियलाइजेशन इन्हें हुआ ही नहीं। एज दे वर नॉट द पार्ट ऑफ द इटिनरी चाइनीज पिलग्रिम्स, क्योंकि ये उन चाइनीज पिलग्रिम्स के जो आर्टिफैक्ट्स मिले थे, तो वो जो चाइनीज पिलग्रिम्स पहले आए थे सब कॉन्टिनेंट में, हड़प्पा में, तो उन्होंने जो अपने अकाउंट्स लिखे थे उन्होंने कहीं भी ऐसे आर्टिफैक्ट्स का जिक्र नहीं किया था, इसलिए जो हमारे कनिंघम थे उन्होंने इतनी ज़्यादा उन्हें इंपॉर्टेंस नहीं दी। क्यों? क्योंकि वो चाइनीज पिलग्रिम के टेक्स्ट को सुपीरियर मानते थे, उन्हीं को ज़्यादा फॉलो करते थे। एन इंग्लिश मैन गेव हिम सील। एक आदमी था जो इंग्लिश मैन था, जो अंग्रेज था, उन्होंने उसे एक सील दी, कनिंघम को हमारे एक सील दी उन्होंने। बट ही वॉज अनेबल टू प्लेस इट इन द फ्रेम ही वॉज फैमिलियर टू। बट फिर भी वो उन्हें उसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता चली। क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चला कि किस टाइम पीरियड का, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उस बारे में वो जानकारी पता नहीं लगा पाए। अकॉर्डिंग टू हिम इंडियन हिस्ट्री बिगेन विद फर्स्ट सिटीज इन गंगा वैली। उनके हिसाब से जो इंडियन हिस्ट्री है, इंडिया की हिस्ट्री है, वो हड़प्पन सिविलाइजेशन से, इंडस वैली सिविलाइजेशन से शुरू नहीं हुई है। कहाँ से शुरू हुई है? वो गंगा वैली सिविलाइजेशन से। कहाँ से? गंगा वैली में जितनी भी सिविलाइजेशन बसी थी, जो जनजातियाँ बसी थी, उनकी सिटीज से ही ये इंडियन हिस्ट्री शुरू हुई है। सो ही मिस सिग्निफिकेंस ऑफ हड़प्पा। इसलिए उन्होंने हड़प्पा के बारे में जानने की कोशिश ही नहीं करी, और जितनी भी हड़प्पा के बारे में जानने की जानकारियाँ थी वो उसको मिस कर गए। तो ये थे हमारे कनिंघम और ये थी उनकी स्टोरी। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंट मेथड्स अडॉप्टेड बाय मार्शल एंड व्हीलर इन रिकंस्ट्रक्टिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब जो हमारे मार्शल थे, जॉन मार्शल और आर.एम. व्हीलर, उन दोनों ने क्या क्या स्ट्रेटजीज अपनाई, क्या क्या तरीके अपनाए हड़प्पा के बारे में जानकारी इकट्ठी करने के लिए, तो उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। और उन्हें क्या क्या तकलीफें आई इन सब चीज़ों में, उसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। दयाराम साहनी एंड रखलदास बनर्जी फाउंड सिमिलर सील्स एट हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो रिस्पेक्टिवली। अब क्या हुआ, जब हमारे कनिंघम चले गए, उन्हें कुछ नहीं पता चला हड़प्पा के बारे में, फिर कौन आए? हमारे दयाराम साहनी और रखलदास बनर्जी, दो लोग आए, दो आर्कियोलॉजिस्ट आए, ठीक है। उन दोनों ने कहाँ खोज करी? दयाराम साहनी ने करी हड़प्पा में, रखलदास बनर्जी ने करी मोहनजोदाड़ो में, ठीक है। दोनों ने की, रखलदास बनर्जी ने और दयाराम साहनी ने। अब दोनों को ना सेम सील्स मिले, रखलदास बनर्जी को भी और दयाराम साहनी को भी सेम टाइप के सील्स मिले। कहाँ पे? हड़प्पा में और मोहनजोदाड़ो में। दोनों की जो सील्स थे वो सेम थे। बेस्ड ऑन दीज फाइंड, अब इन्हीं फाइंड को देखते हुए, इन्हीं तर्कों को देखते हुए, इन 1924 में कौन आए? जॉन मार्शल आए। और वो क्या थे? हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI। जिस तरह से कनिंघम थे उसी तरह से ये भी थे। कनिंघम को बदल के अब जॉन मार्शल को बना दिया गया था। अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ न्यू सिविलाइजेशन टू द वर्ल्ड। उन्होंने क्या किया? इनकी खोज को देखते हुए बोला कि एक नई सिविलाइजेशन आ गई है हमारे, उसमें एक नई सिविलाइजेशन की डिस्कवरी की गई है, वो है हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन। ही बॉट मेजर चेंज इन इंडियन आर्कियोलॉजी। जो हमारे
जॉन मार्शल थे, जो हमारे जॉन मार्शल थे, उन्होंने क्या किया, आर्कियोलॉजी को, इंडियन आर्कियोलॉजी को एक नया ही रूप दे दिया, एक नया ही मोड़ दे दिया। किस तरह से दिया, आगे देखते हैं। फर्स्ट प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट टू वर्क इन इंडिया, ये पहले प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट थे जो इंडिया में काम कर रहे थे, और इन्होंने ना कई सारे बाकी देशों में भी इनके एक्सपीरियंस है, जैसे ग्रीस वगैरह में भी थे। उन्होंने उन एक्सपीरियंस का यूज़ भी यहाँ पे आके बहुत अच्छे से किया चीज़ों को ढूंढने के लिए। ही टेंडेड टू एक्सकवेट अलोंग रेगुलर हॉरिजॉन्टल यूनिट्स, इनसे एक गलती हो गई। क्या गलती हुई, इन्होंने क्या किया, अगर इन्हें कोई चीज़ फाइंड करनी, फॉर एग्जाम्पल एक्सकवेशन करते हैं, तो की इन्होंने एक्सकवेशन, अब क्या है, हमें पता है कहीं पे अगर लोग रहते हैं तो लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर बनती जाती है ना अर्थ की। तो जैसे समझ लीजिए लास्ट लेयर है, तो ये कुछ इस तरह से जा रही है, ये ऐसे गई, ठीक है। स्टार्ट तो यहाँ से हो रही है, पर एंड कहाँ हो रही है, यहाँ पे। तो इस लेयर को हम थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, ये लेयर, ठीक है। तो ये हो गई हमारी मोस्ट रीसेंट, और ये होगी मोस्ट ओल्डर, मतलब ओल्डेस्ट जो थी वो ये है, और मोस्ट रीसेंट कौन सी है, वो ये वाली है, ठीक है। अब क्या हुआ, इन्होंने क्या करना शुरू किया, ही टेंडेड टू एक्सकवेट अलोंग रेगुलर हॉरिजॉन्टल यूनिट्स, इन्होंने सीधी सीधी खुदाई करवाई, पहले ऐसे हॉरिजॉन्टली यूलेटी भी खुदाई करवाई, कि मतलब ऐसे हम खुदाई करेंगे इतने हिस्से में, ठीक है। यहाँ से जो जो चीज़ें मिलेंगी उनको एक टाइम पीरियड के अंदर रख देंगे, फिर थोड़े नीचे खुदाई करेंगे सीधी बिल्कुल, उसमें जो चीज़ें मिलेंगी उन्हें एक टाइम पीरियड के अंदर रख देंगे, फिर नीचे करेंगे, नीचे नीचे नीचे, ऐसे करते जाएंगे। फिर क्या हुआ, आर्टिफैक्ट फाउंड फ्रॉम सेम यूनिट, जो सेम हॉरिजॉन्टल यूनिट में मिलेगी उन्हें ग्रुप कर देंगे एक साथ। इवन इफ दे फाउंड डिफरेंट स्ट्रैटिग्राफिक लेयर्स, अगर वो डिफरेंट स्ट्रैटिग्राफिक लेयर्स पे मिल भी रही है तब भी हम ये बात नहीं देखेंगे, और अगर हॉरिजॉन्टली सेम यूनिट में है तो हम क्या करेंगे, उन्हें एक साथ ग्रुप कर देंगे। अब स्ट्रैटिग्राफिक लेयर्स क्या होती है, अब क्या होता है, जो हमारी जो अर्थ होती है ना, उस पर अगर कोई रहता चला जाता है तो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, जैसे हमारे फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, तो क्या होता है, वो जब डेड और डीके प्लांट होते हैं वो दबते चले जाते हैं ना अर्थ में, बिल्कुल टेम्परेचर में नीचे, हाईएस्ट टेम्परेचर पे, उसी तरह से लेयर पे लेयर चढ़ती जाती है हमारी अर्थ की, क्योंकि लोग आते रहते हैं तो बार बार क्या होता है, विंड से उससे इरोजन होता है और नई मिट्टी फॉर्म होती है, तो कहीं ना कहीं लेयर्स बढ़ती जाती है। तो इसी तरह से मोस्ट रिसेंट और मोस्ट ओल्डेस्ट लेयर होती है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे है हमारी मोस्ट ओल्डेस्ट लेयर, ठीक है, इसके ऊपर ज़्यादा लेयर चढ़ गई, ठीक है, इसके ऊपर ज़्यादा लेयर चढ़ गई, पर यहाँ पे कम लेयर चढ़ी, तो क्या होगा, स्ट्रैटिग्राफिक लेयर तो ये है ना हमारी मोस्ट ओल्डेस्ट वाली, ये है। अगर हमने ऐसे सीधी खुदाई कर दी, ये इससे हमने सीधी खुदाई कर दी, तो ये तो मोस्ट ओल्डेस्ट वाला और मोस्ट रिसेंट वाले साथ ही मिल गए, तो ये हो गई सबसे बड़ी दिक्कत स्ट्रैटिग्राफी की। ये क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें मिलेंगी इस हिस्से में है तो ये हॉरिजॉन्टल, पर यहाँ जो चीज़ें मिलेंगी सबसे पुरानी होंगी, और इतने हिस्से में जो चीज़ मिलेंगी वो सबसे नई होंगी, तो ये तो ऐसे तो गलती हो जाएगी, टाइम पीरियड गलत हो जाएगा। तो ये इन्होंने यहाँ पे सबसे बड़ी गलती करी, किन्होंने, जॉन मार्शल ने। इन 1944 REM व्हीलर रेक्टिफाइड दिस प्रॉब्लम। 1944 में कौन, ASI का जो डायरेक्टर जनरल है वो कौन बन किया है, REM व्हीलर, ये भी ASI के डायरेक्टर जनरल बन किया है। इन्होंने क्या किया, इस प्रॉब्लम को सुधारा, इन्होंने देखा कि ये इस चीज़ में गलत कर रहे हैं। He recognized that it is necessary to follow stratigraphy of mounts rather than dig mechanically along uniform horizontal lines। इन्होंने कहा कि सीधा सीधा हॉरिजॉन्टली खोद के एक टाइम पीरियड में चीज़ों को ग्रुप कर देना ठीक नहीं है, ऐसा हमारी काफ़ी सारी गलती हो सकती है। हमें स्ट्रैटिग्राफी को देखना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, वरना क्या होगा, हम गलत चीज़ों को गलत टाइम पीरियड के अंदर रख देंगे। इन्होंने इस चीज़ को सुधार दिया विद पार्टीशन, और यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया कि किस तरह से उन्होंने प्रॉब्लम्स आई और उनको ठीक किया गया। विद पार्टीशन एंड क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, मोस्ट हड़प्पन साइट्स वेंट इन पाकिस्तान। दिस हैज स्पर्ड इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट टू ट्राई एंड लोकेट दिस इन इंडिया। अब क्या हुआ, पार्टीशन हुआ तो ज़्यादातर साइट्स हमारी किस थी, पाकिस्तान की तरफ थी ना, हड़प्पन साइट्स, वो सारी कहाँ चलेगी, पाकिस्तान में चलेगी। तो क्या हुआ, हमारे यहाँ के जो आर्कियोलॉजिस्ट ने इंडिया के अंदर ही जो साइट्स थी वहाँ पे खोज करनी पड़ी, तो अब वहीं पे खोज चल रही है। कई सारे, आजकल तो हड़प्पा एक इंटरनेशनल मुद्दा बन चुका है, कई सारे और भी आर्कियोलॉजिस्ट है बाहर के भी, मतलब इसमें काफ़ी लोग इंटरेस्ट लेने लग गए हैं अब इस साइड, और इस पर कहीं ना कहीं नई लेटेस्ट अपडेट्स आती रहती है। तो ये था हमारा हड़प्पा की डिस्कवरी।
सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय आर्कियोलॉजिस्ट इन इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजियस बिलीफ ऑफ हड़प्पा। अब जो आर्कियोलॉजिस्ट थे जैसे कि आर.एम. व्हीलर हो गए, कनिंघम हो गए, लॉर्ड कनिंघम और जॉन मार्शल, उनको क्या क्या तकलीफें आई, उनको क्या क्या परेशानियां हुई, वो हम देखने वाले हैं। हड़प्पन स्क्रिप्ट नॉट हेल्पफुल टू नो हड़प्पन सिविलाइजेशन। जो हड़प्पन स्क्रिप्ट थी, जो उनकी पूरी लिपि थी, लैंग्वेज थी, वो उनको उसका कोई यूज़ ही नहीं आया हड़प्पन कल्चर को जानने के लिए। क्यों नहीं आया यूज़ इसलिए नहीं आया क्योंकि वो पढ़ी ही नहीं जा पाई थी, उसका यूज़ ही नहीं कर पाए वो हड़प्पन कल्चर को जानने के लिए, क्योंकि अभी तक वो डेसाइफर नहीं की गई है, पढ़ी नहीं गई है। मटेरियल रिमेन हेल्प टू रिकंस्ट्रक्ट लाइफ। अब आर्कियोलॉजिस्ट को हेल्प किस चीज़ ने करी कि वो रिकंस्ट्रक्ट कर सके उनके लाइफ को, उनके लाइफ के बारे में जान सके। ये मदद करी मटेरियल रिमेन, जो चीज़ें बच गई थी, जो ऑब्जेक्ट्स बच गए थे या कोई और चीज़ बच गई थी उन्होंने, ठीक है। अब ये चीज़ें क्या क्या थी? ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक क्लोथ, वुड, रीड डिकम्पोज्ड वाइल स्टोन, बर्न, क्ले सर्वाइव, पॉटरी टूल्स, हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स स्टिल अवेलेबल। अब जैसे क्लोथ वगैरह होते हैं, क्लोथ हो गया, वुड हो गया, रीड हो गया, ये सब तो टिकते नहीं क्योंकि डिकम्पोज हो जाते, समय के साथ खत्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बट क्या चीज़ें रह जाती है? जैसे इंस्क्रिप्शन, स्टोन्स पे कुछ लिखा है वो रह जाता है, ठीक है। हाउसेज रह जाते हैं, टूल्स रह जाते हैं। तो उन सब ऑब्जेक्ट्स से मदद करी ये जानने के लिए कि किस तरह से हड़प्पा के लोग रहते थे, उनके क्या क्या बिलीव्स थे, एटसेट्रा, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट क्लासिफाई देयर फाइंड्स। अब जो उन्हें चीज़ें मिली, जो ऑब्जेक्ट्स मिले, ऑब्जेक्ट्स से उन्होंने रिकंस्ट्रक्ट किया। अब उन्होंने ऑब्जेक्ट्स को दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, ताकि ईज रहे पढ़ने के लिए। वो कौन से दो थे? फर्स्ट था ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल, पहला मटेरियल के बेसिस पे कि वो ऑब्जेक्ट किस चीज़ का बना है, किस मटेरियल का बना है। दूसरा किस बेस पे क्लासिफाई किया? ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, कि उस ऑब्जेक्ट का फंक्शन क्या है, वो काम क्या करता है, ठीक है। अब हमारा फर्स्ट वे था ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल, तो वो मटेरियल किस चीज़ का बना है उसके बारे में पढ़ेंगे, सच एज स्टोन, क्ले, बोन, मेटल, आइवरी एटसेट्रा। अब किस बेसिस पे डिवाइड किया गया? मटेरियल के बेस पे। मटेरियल मतलब किस चीज़ का बना है, तो क्ले का बना है, स्टोन का बना है, आइवरी मतलब हाथी के दांत का बना है, या फिर किसी बोन का बना है, किसी मेटल का बना है। इस बेस पे क्लासिफाई कर दिया, मेटल वाले अलग रख दिए, स्टोन्स वाले अलग रख दिए, क्ले वाले अलग रख दिए। सेकेंड वे क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, फंक्शन के बेसिस पे। अब फंक्शन के बेसिस पे कैसे किया? आर्कियोलॉजिस्ट हैव टू डिसाइड वेदर आर्टिफैक्ट्स यूज एज एन ऑर्नामेंट, टूल और बोथ और समथिंग मीन फॉर रिचुअल यूज। अब आर्कियोलॉजिस्ट को ये पता करना था कि वो किस तरह का जो मटेरियल है वो किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल आर्टिफैक्ट यूज एज एन ऑर्नामेंट, कि वो किसी ऑर्नामेंट के, किसी गहने की तरह यूज़ किया जाता था। दूसरा किसी टूल, किसी हथियार की तरह, टूल की तरह यूज़ किया जाता था। और बोथ और समथिंग मीन फॉर रिचुअल यूज़, या फिर दोनों की तरह, ऑर्नामेंट और हथियार दोनों की तरह यूज़ किया जाता था, और किसी और चीज़ के लिए भी, जैसे कि किसी और धार्मिक चीज़ के लिए भी यूज़ किया जाता था। तो उस फंक्शन के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग फंक्शन, अब फंक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए, आर्टिफैक्ट्स के फंक्शन को जानने के लिए और भी कई बेसिस पे उन्होंने जाना है। किन किन तरीकों से जाना है वो तरीके अब हम पढ़ेंगे। बाय इट्स रिजेम्बलेंस विद प्रेजेंट डे थिंग्स, अब उन्होंने क्या किया, आज की जो चीज़ें मौजूद हैं आज के टाइम पे, उससे कंपेयर करके देखा कि आज उस चीज़ का क्या इस्तेमाल है, वैसे ही दिखने वाली कोई चीज़ यूज़ में है तो उसका क्या इस्तेमाल करते हैं हम, ठीक है, उस बेस पे। फॉर एग्जाम्पल बीड्स, कॉइन, स्टोन, ब्लेड्स आर ऑब्वियस एग्जाम्पल। इन सब चीज़ों को देखा कि बीड्स उस टाइम के और अभी के टाइम के कंपेयर करके देखिए आज का क्या यूज़ है तो उस टाइम का क्या रहा होगा, इस तरह से उन्होंने अंदाज़ा लगाया। बाय इन्वेस्टिगेटिंग कॉन्टेक्स्ट इन विच इट वॉज फाउंड, दूसरे किस तरीके से उन्होंने फंक्शन पता किया कि जिस जगह पे मिला है, जिस एरिया में मिला है, ठीक है, जिस चीज़ के रिस्पेक्टिव में वो मिला है उस बेसिस पे उसका फंक्शन डिसाइड किया। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई किचन का सा इलाका है, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर किचन है तो किचन में चूल्हा वगैरह होगा, अगर चूल्हे वगैरह के पास मिला है तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई ब्लेड टाइप मिला तो हम ये कह सकते हैं वो सब्जी काटने वगैरह के यूज़ आता होगा, या फिर किसी और मतलब कि किसी चीज़ को कट करने के लिए यूज़ किया जाता होगा। इस तरह से हम अंदाज़ा लगाया है आर्कियोलॉजिस्ट ने, ठीक है। वेदर इट वॉज फाउंड इन हाउस, ड्रेन, ग्रेव एटसेट्रा, कि कहाँ मिला है, वो हाउस में मिला है, घरों में मिला है, ड्रेन्स में मिला है, किसी की कब्र में मिला है, तो उस बेसिस पे एग्जाम्पल्स उन्होंने सेट किए हैं और ये पता लगाया है कि उनके फंक्शंस, आर्टिफैक्ट्स के फंक्शंस क्या होते होंगे। ओके,
नेक्स्ट वन इज प्रॉब्लम ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट इंटरप्रिटेशन आर मोस्ट एविडेंट इन अटेम्प्ट टू रिकंस्ट्रक्ट रिलीजियस प्रैक्टिसेस। अब रिलीजियस धार्मिक प्रैक्टिस को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, पता लगाने के लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई, उसमें उन्हें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई। सील्स वर ऑल्सो एग्जामिन्ड, सम ऑफ विच सीम डिपिक्ट रिचुअल सीन्स। कई सारी सील्स को भी पढ़ा गया, ये पता लगाने के लिए कि आर्टिफैक्ट्स किस तरह से काम करते होंगे, या फिर रिलीजियस बिलीफ, रिलीजियस प्रैक्टिसेस को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए कई सारी सील्स को पढ़ा गया। अदर विद प्लांट मोटिव, कई सारी सील्स पे क्या था, प्लांट्स बने हुए थे, उनके ना प्लांट के चित्र बने हुए थे। तो इससे क्या अंदाजा लगाया गया कि वो नेचर, मदर नेचर को वर्शिप करते होंगे, उनकी पूजा किया करते होंगे। इस तरह से उनके रिलीजियस बिलीफ को रिकंस्ट्रक्ट किया गया था, किनके, हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों की। ठीक है। An assumption made that later tradition provide parallel to earlier ones। अब एक assumption लगाई गई, एक अंदाजा लगाया गया, किसने लगाया, हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने, कि लेटर ट्रेडिशन प्रोवाइड पैरेलल टू अर्लियर वंस, कि अभी का जो ट्रेडिशन है या जो बाद का ट्रेडिशन आया हड़प्पा का, उसने पहले वाले के लिए एक तरह का रास्ता खोल दिया। मतलब पहले वाले को जानने के लिए उसने बाद के ट्रेडिशन में बहुत ज़्यादा मदद करी। किस तरह से मदद करी? दिस इज बिकॉज स्टडी डन बिफोर फ्रॉम नोन टू अननोन, दैट इज प्रेजेंट टू पास्ट। अब क्या हुआ, क्योंकि उन्होंने, आर्कियोलॉजिस्ट क्या है, उन्होंने अभी की चीज़ें देखी हैं, हड़प्पा के टाइम की तो वो जानते नहीं है, तो उन्होंने अभी की चीज़ों से, लेटर की चीज़ों से, लेटर ट्रेडिशन से अर्लियर ट्रेडिशन, पहले की चीज़ों को कंपेयर करके देखा है। आज की नोन चीज़ों से पहले की अननोन चीज़ों को, आज की प्रेजेंट चीज़ों से पहले की पास्ट की चीज़ों को कंपेयर करके देखा है, उनके फंक्शंस को हैं, उनकी शेप्स को, उनके मटेरियल को, उस बेसिस पर उन्होंने फंक्शंस को और रिलीजियस बिलीफ को हड़प्पा सोसाइटी के लोगों के रिकंस्ट्रक्ट किया है। तो ये थे हमारे तरीके, जिस तरह से जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने पता किया उनके रिलीजियस बिलीफ्स के बारे में, आर्टिफैक्ट्स के बारे में, उनकी सिंपल लाइफ के बारे में, और उन्हें क्या क्या तकलीफ आई वो भी हमने इसमें बता दिया। तो ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अटेम्प्ट्स टू रिकंस्ट्रक्ट रिलीजियस प्रैक्टिसेस। अब किस तरह से क्या क्या अटेम्प्ट किए गए, क्या क्या कोशिशें की गई आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा रिलीजियस प्रैक्टिसेस, धार्मिक जो उनके बिलीफ्स थे उनको रिकंस्ट्रक्ट करने की, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने की। डिस्कवरी ऑफ पॉट्स, क्वार्न्स, बीड्स एटसेट्रा इन हड़प्पन साइट एंड ग्रेव्स प्रोवाइड एनॉर्मस इंफॉर्मेशन। अपना जो रिलीजियस जितने भी बिलीफ्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, उनके बारे में किन चीज़ों से पता चलता है जो हड़प्पा में मिली है। किन चीज़ों से पता चलता है? पॉट से, क्वार्न से, बीड से, इन सब चीज़ों से पता चलता है कि क्या क्या उनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस रही होंगी, क्या क्या उनके बिलीफ्स रहे होंगे। ठीक है। कॉटन ट्रेसेस एंड ड्रेसेस डिपिक्टेड ऑन सील्स एंड स्कल्पचर्स गिव्स अस एन आइडिया अबाउट ड्रेसिंग स्टाइल ऑफ हड़प्पन पीपल। अब क्या है, कॉटन ट्रेसेस, कई सारी जगह ना कॉटन के ट्रेसेस, मतलब कॉटन की प्लांटिंग होती थी, कॉटन को ग्रो किया जाता था, इसके ट्रेसेस मिले हैं। और कई सारे क्या मिले हैं, सील्स पे कई सारी ऐसी मोटिव्स है या ऐसे लोग हैं, जैसे डिपिक्शन है ऐसी कर रखी है, जिन्होंने क्या है, ड्रेसेस पहनी हुई है अलग अलग तरीके की। तो उन ड्रेसेस को देख के ये पता चलता है कि हड़प्पा के लोग किस तरह के कपड़े, किस तरह के वस्त्र धारण करते होंगे, किस तरह के कपड़े पहनते होंगे। ठीक है। टेराकोटा फिगराइन्स ऑफ वुमेन इंडिकेट वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस। अब टेराकोटा मॉडल मिले हैं किसके? वुमेन के, मतलब टेराकोटा मॉडल मिले हैं, मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं औरत की, मतलब फीमेल है वो, और उसको हम ये भी कह सकते हैं कि कोई टॉय होगा, उसको एजम किया गया कि वो कोई टॉय भी हो सकता है। बट दूसरी तरफ ये एजम्पशन भी की गई है कि वो जो फिगराइन मिली है वुमेन की, वो कौन होगी, हमारी मदर गॉडेस होगी, उनकी पूजा करते होंगे, उनको वर्शिप करते होंगे। ठीक है। प्लांट मोटिव्स सीम्स टू सजेस्ट प्रैक्टिस टू ऑफ नेचर वर्शिप। अब कई सारे सील्स ऐसे मिले हैं, कई सारी डिपिक्शन ऐसी है जिसमें प्लांट मोटिव्स, प्लांट की पिक्चरें बनाई गई हैं। उससे क्या पता चलता है? उससे ये पता चलता है कि नेचर वर्शिप, नेचर की वर्शिप जो हमारी प्रकृति है उसकी पूजा की जाती होगी, जैसे आज भी करते हैं हमारे, उस टाइम पे भी क्या करते होंगे वो लोग, प्रकृति की पूजा करते होंगे, उनको वर्शिप करते होंगे। कोनिकल स्टोन इंडिकेट लिंग वर्शिप। कई सारे कोनिकल स्टोन जो हमारे लिंग होते हैं ना, जो शिवलिंग होता है, उस टाइम पे भी कई सारे, उस टाइम के भी ऐसे कई सारे लिंग मिले हैं जिनसे पता चलता है कि वो शिव जी को एज अ लिंग वर्शिप करते होंगे। some seals a figure shown seated cross-legged in
yogic posture sometimes surrounded by animal regarded as depiction of proto Shiva, that is early form of one of the major deities of Hinduism. अब क्या मिला है, एक सील ऐसी मिली है, कई सारी सील्स पे क्या मिला है, एक डिपिक्शन मिली है, एक पिक्चर बनी हुई मिली है जिसमें क्या है, एक व्यक्ति है वो योगिक पोस्चर में योगा करते हुए से ध्यान करते हुए बैठे हुए हैं और उनके लेग क्रॉस में है, क्रॉस लेग करके बैठे हुए, जैसे आलती पालती भी कहते हैं वैसे बैठे हुए वो, और उनके चारों तरफ क्या है, कई सारे एनिमल्स, प्लांट वगैरह, कई सारे एनिमल्स खड़े हुए और प्लांट वगैरह हैं थोड़े, और उनको क्या इज्म किया गया है, क्या इज्म किया है हमारे आर्कोलॉजिस्ट ने कि वो कौन है, प्रोटो शिवा, उनको प्रोटो शिवा नाम दे दिया गया है। प्रोटो शिवा का मतलब, प्रोटो मतलब अर्ली, शिवा मतलब जो हमारे हिंदुइज्म में गॉड को बोला गया है, तो प्रोटो शिवा अर्ली फॉर्म ऑफ ऐसे कोई गॉड हैं जो हमारे हिंदू धर्म में पहले पूजे जाते थे, उन्हें हमने यहाँ पे प्रोटो शिवा कंसिडर किया है। Some animals such as unicorn depicted on seals seems to be mythical composite creatures. अब कई सारे सील्स ऐसे मिले जिसमें यूनिकॉर्न, एक सिंग वाले जो हमारा घोड़ा भी कहते हैं जिसे, तो वो मिला है, यूनिकॉर्न मिला है, तो उसको क्या है, मिथिकल बोला गया है कि ये ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ मानने की बात है, ये बिलीफ है जस्ट, ऐसा कुछ नहीं है रियल में। कंपोजिट क्रिएचर, और बोला गया कि कई सारे ना सील्स में उसका रिप्रेजेंटेशन है, तो उसे भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को रिकंस्ट्रक्ट करने में एक बहुत बड़ा मददगार साबित किया गया है। टू इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर फाउंड वर, दो इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स भी मिले हैं हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को, कौन कौन से हैं वो, द फायर ऑल्टर्स एट कालीबंगन, कालीबंगन में फायर ऑल्टर जो यज्ञ के लिए, अग्नि के लिए वो बनाया जाता है ना, जिसमें आग जलाते हैं, वो पूरा मिला है, कहाँ पे मिला है, कालीबंगन में मिला है, ठीक है। एंड लोथल, और लोथल में मिला है। एंड द ग्रेट बाथ एट मोहनजोदाड़ो, और मोहनजोदाड़ो में क्या मिला है, ग्रेट बाथ मिला है। समथिंग मीन फॉर रिचुअल यूज, जिसे ऐसा कंसिडर किया जा रहा है कि इन दोनों चीज़ों को, उस यज्ञ को पूरा और वो जो ग्रेट बाथ मिला है, उन दोनों को ही रिलीजियस प्रैक्टिस के लिए यूज़ किया जाता होगा, किसी धार्मिक क्रियाओं के लिए यूज़ किया जाता होगा। ग्रेट बाथ को किस लिए, होली पर्पज से, जैसे कोई, जैसे आज हम गंगा स्नान करते हैं तो उस टाइम पे ग्रेट बाथ में होली बात की जाती होगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने रिलीजियस बिलीफ को रिकंस्ट्रक्ट किया है, और कुछ उन्हें ये प्रॉब्लम्स आई हैं और कुछ उन्हें एविडेंसेस भी मिले हैं। यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई भी डाउट हो या कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, उसका आंसर आपको ज़रूर मिलेगा। थैंक यू।